ग्लोबल लेवल के इकोनॉमिक क्रैश होने के बाद इंडिया के स्टॉक मार्केट पर भी इस चीज का इंपैक्ट पड़ा है और इंडिया के स्टॉक मार्केट में भी बहुत सारी कंपनीज के शेयर्स की वैल्यू गिरते जा रही है। और जिस तरीके से इंडिया का स्टॉक मार्केट गिरते जा रहा है उस तरीके से लोग देखकर कहते हैं कि इंडिया के स्टॉक मार्केट में रेसेशन आने वाला है और मार्केट में से बहुत सारे प्रोडिक्शन लगाए जा रहे हैं कि ईयर 2024 तक इंडिया के स्टॉक मार्केट में बहुत ज्यादा रेसेशन आएगा और इंडिया के स्टॉक मार्केट में सबसे बड़ा क्रैश आएगा। लेकिन क्या सच में इंडिया के स्टॉक मार्केट में क्रैश आ सकता है और इंडिया के करंट मार्केट कंडीशन क्या है, हर एक चीज के बारे में आज के इस वीडियो में बताने वाला हूं बहुत सारे फैक्टर्स के बेसिस पर। तो एज यूजुअल हमारा आज का वीडियो भी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो आज के इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करो और इस चैनल को सब्सक्राइब करो। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया ना, तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को और जानते हैं उन सारे फैक्टर्स के बारे में। सबसे पहले अगर आप यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के इन्फ्लेशन को देखेंगे तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में इन्फ्लेशन काफी तेजी से बढ़ते जा रहा है। अब जैसे कि यहाँ पर आप ग्राफ में देख सकते हैं कि पहले यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में इतना ज्यादा इन्फ्लेशन नहीं था, लेकिन पास्ट के 2-3 साल में इन्फ्लेशन काफी तेजी से बढ़ते जा रहा है और इस चीज का इंपैक्ट हम लोगों को बहुत सारी चीजों पर देखने को मिलता है। और वहीं पर अगर आप फेडरल बैंक के इंटरेस्ट रेट को ऑब्जर्व करेंगे तो फेडरल बैंक इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज करते जा रहा है। कोविड-19 के पैंडेमिक के बाद मार्केट में बहुत ही ज्यादा स्लो डाउन आया था और सिचुएशन को कंट्रोल में लाने के लिए हर एक कंट्री की गवर्नमेंट ने करेंसी नोट्स प्रिंट किए थे। लेकिन अगर मैं यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की बात करूं तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने बहुत ही ज्यादा करेंसी नोट्स प्रिंट किए थे। अब जब भी कोई कंट्री ज्यादा करेंसी नोट्स को प्रिंट करती है तो इसकी वजह से मार्केट में पैसे बहुत ज्यादा हो जाते हैं। अगर मार्केट में मनी ज्यादा सर्कुलेट होगी तो प्रोडक्ट की डिमांड्स बढ़ेगी और सप्लाई कम होने की वजह से उन प्रोडक्ट की कॉस्ट भी बढ़ेगी। तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्फ्लेशन तो बढ़ता ही है और इसी बढ़ते हुए इन्फ्लेशन को कंट्रोल में लाने के लिए फेडरल बैंक ने अचानक से 500 बेसिस पॉइंट का इंटरेस्ट रेट हाइक किया था। अब जैसे कि आप यहाँ पर ग्राफ में देख सकते हैं कि कैसे फेडरल बैंक ने कंटिन्यूअसली अपने इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज किया था। अब यूएसए के फेडरल बैंक ने 500 बेसिस पॉइंट तक इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज किया था। तो इसी चीज को लेकर कोटक महिंद्रा बैंक के चेयरमैन उदय कोटक का कहना था कि अगर यूएसए का फेडरल बैंक इसी तरीके से इंटरेस्ट रेट को बढ़ाते गया तो यूएसए के मार्केट में एक दिन कोलैप्स जरूर होगा। और हुआ ऐसा ही और इन्हीं सारी चीजों का क्यूमुलेटिव इंपैक्ट पड़ा सिलिकॉन वैली बैंक पर और सिलिकॉन वैली बैंक जो है वो कोलैप्स हो गया। चलिए समझते हैं कि बेसिकली सिलिकॉन वैली बैंक के कोलैप्स होने के पीछे का रीजन क्या था। देखो, बैंक्स का काम होता है डिपॉजिट को एक्सेप्ट करना और मनी को ग्रांट करना, लेकिन सिलिकॉन वैली बैंक एक ऐसा बैंक था जहां पर जो डिपॉजिट्स करते थे वो स्टार्टअप फर्म्स होते थे या वेंचर कैपिटलिस्ट होते थे। और जब भी बैंक के पास डिपॉजिट्स आते हैं तो बैंक अपने पास पैसा नहीं रखती है, इन डिपॉजिट्स का इस्तेमाल करके लोन ग्रांट करती है और यहाँ पर प्रॉफिट कमाती है। तो सिलिकॉन वैली बैंक ने भी अपने टोटल डिपॉजिट का 35% लोन में ग्रांट, 12% तक का अमाउंट एएफएस की कैटेगरी में था। एएफएस का मतलब होता है अवेलेबल फॉर सेल। अगर किसी भी बैंक को शॉर्ट टर्म में पैसों की जरूरत पड़ती है तो बैंक जो है वो एएफएस को सेल करते हैं और यहाँ पर कैश की लिक्विडिटी को मेंटेन करते हैं। और अपने टोटल डिपॉजिट्स का 45% तक का इन्वेस्टमेंट इन्होंने किया था एचटीएम में। एचटीएल का मतलब होता है हेल्ड टू मैच्योरिटी, मतलब यहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट किया जाता है और स्पेसिफिकली सिलिकॉन वैली बैंक ने लॉन्ग टर्म के लिए बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट किया था। और सिलिकॉन वैली बैंक ने इन बॉन्ड्स में तभी डिपॉजिट किया था जब मार्केट में कोरोना वायरस पैंडेमिक चल रहा था। और कोरोना वायरस पैंडेमिक के टाइम पर लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करने का मतलब होता है कि यहाँ पर जिन बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट किया गया था वहां पर इसके रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो बहुत ही कम थे। और अगर करंट मार्केट कंडीशन की बात की जाए तो करंट मार्केट में यहाँ पर बहुत सारे ऐसे बॉन्ड्स हैं जहां पर आपको 5% से ज्यादा के रिटर्न्स भी कमाने को मिल सकते हैं। अगर आपके सामने इन्वेस्टमेंट करने के लिए दो ऑप्शन हो, जहां पर पहले ऑप्शन में आपको 1% के आसपास का रिटर्न मिलता है, दूसरे ऑप्शन में आपको 5% का रिटर्न मिलता है, तो आप लोग कहां पर इन्वेस्टमेंट करेंगे? 5% वाले ऑप्शन में। सेम चीज हुई सिलिकॉन वैली बैंक के पास। और करंटली मार्केट में जितने भी स्टार्टअप्स रन कर रहे थे इनके पास फंडिंग नहीं आ रही थी। मार्केट में इंटरेस्ट रेट के इंक्रीज होने की वजह से बैंक्स और एफडी की स्कीम में ज्यादा इंटरेस्ट मिल रहे थे और रिस्क भी कम था, तो यहाँ पर स्टार्टअप को फंडिंग नहीं मिल पा रही थी। तो इन स्टार्टअप्स ने डिसाइड किया कि अपने डिपॉजिट्स को विड्रॉ करते हैं। अब मार्केट की इतनी बुरी कंडीशन में स्टार्टअप्स ने अपनी इन्वेस्टमेंट के स्टेक को विड्रॉ करना शुरू किया। अब सिलिकॉन वैली बैंक में इतनी ज्यादा लिक्विडिटी नहीं थी कि हर एक स्टार्टअप के फंड्स की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सके। तो यहाँ पर सिलिकॉन वैली बैंक को जो अपने इन्वेस्टमेंट्स के बॉन्ड थे वो बहुत ही कम प्राइस पर बेचने लगे। तो यहाँ पर सिलिकॉन वैली बैंक को अपने लिक्विडिटी को बनाए रखने के लिए अपनी इन्वेस्टमेंट के स्टेक को कम प्राइस पर सेल करना पड़ा और इसी की वजह से सिलिकॉन वैली बैंक क्रैश हो चुका था। और सिलिकॉन वैली बैंक के क्रैश होने के बाद यूएसए के दो मेजर बैंक्स क्रैश हो चुके थे, जिसमें से पहला नाम है द रिपब्लिक बैंक और सेकंड बैंक है सिग्नेचर बैंक, क्योंकि इन्होंने भी कोशिश की मार्केट में लिक्विडिटी को मेंटेन करने के लिए, लेकिन ये बैंक्स भी नहीं कर पाए। इसके बाद अब हम चलते हैं अगली इंपॉर्टेंट चीज पर और अगली इंपॉर्टेंट चीज है परचेसिंग मैनेजर इंडेक्स। परचेसिंग मैनेजर इंडेक्स को शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई। बेसिकली यहाँ पर इकोनॉमी के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में सर्वे किया जाता है और पता लगाया जाता है कि कौन सी कंपनी ने कितने रॉ मटेरियल्स को बाय किया है। अगर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज में रॉ मटेरियल्स को ज्यादा बाय किया जाएगा तो इसका मतलब यह है कि आने वाले टाइम पीरियड में इकोनॉमी की हालत और ज्यादा अच्छी होने वाली है और यहाँ पर प्रोडक्ट्स की डिमांड जो है वो बढ़ने वाली है। अगर मैन्युफैक्चरिंग के पीएमआई इंडेक्स का नंबर 50 से कम होता है तो इसका मतलब यह है कि इकोनॉमी में डाउन ट्रेंड आने वाला है, और अगर 50 से ज्यादा है तो इसका मतलब यह है कि इकोनॉमी में एक अपसाइड ट्रेंड देखने को मिलेगा, इकोनॉमी में एक पॉजिटिव ग्रोथ आएगी। लेकिन करंटली इस कंपनी की जो पीएमआई है वो 50 से कम है और कोविड-19 पैंडेमिक के टाइम पर भी ये पीएमआई 50 से कम था। तो यहाँ पर मार्केट की कंडीशन को देखकर तो ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम पीरियड में काफी ज्यादा चांसेस है रिसेशन के आने की। लेकिन फ्यूचर में मार्केट की कंडीशन
डायवर्सिफिकेशन कैसी होने वाली है इसके बारे में कोई भी प्रिडिक्शन नहीं लगा सकता है, और मार्केट कैसा परफॉर्म करेगा ये तो आने वाले टाइम पीरियड में ही पता लगेगा। लेकिन अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं और यहाँ पर प्रिकॉशन लेना चाहते हैं तो आप अपने इन्वेस्टमेंट के पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। अगर आप फिक्स इनकम सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो यहाँ पर आपको बहुत अच्छे रिटर्न मिलेंगे, और इसी के साथ साथ आपके इन्वेस्टमेंट के पोर्टफोलियो का डाइवर्सिफिकेशन भी होता है और आप अपने इन्वेस्टमेंट के पोर्टफोलियो को सेफगार्ड भी कर सकते हैं। तो होप करता हूं कि आज की वीडियो का कंटेंट आपको वैल्यूएबल लगा होगा। अगर आपको आज की इस वीडियो का कंटेंट वैल्यूएबल लगा है तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। इसी के साथ साथ मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड बाय।